बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स से संबंधित 50 महत्वपूर्ण पॉइंट करने वाले हैं। तो आइए बिना समय बिताए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। एक बात और ध्यान देना है, ऊर्जा कार्य ऊष्मा और बल आघूर्णन का मात्रक जो है एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है बेटा वो क्या होता है, अर्ग होता है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ऊर्जा का भी, कार्य का भी, ऊष्मा का भी, बल आघूर्ण का, इतना का जो है एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। एक पॉइंट और याद रखना है कि 1 जूल बराबर होता है 10 का पावर कितना, 7 अर्ग। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था बेटा? भाप इंजन का आविष्कार कौन किए थे? जेम्स वाट ने किया था। मेटेलॉजी में धातुओं का अध्ययन किया जाता है। मेटेलॉजी में धातु का अध्ययन करते हैं। धातु का मतलब हुआ मेटल का स्टडी करते हैं। आमीटर से परिपथ में धारा मापी जाती है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना है। आमीटर से धारा मापा जाता है और वोल्ट मीटर से वोल्टेज या विभवांतर इतना चीज को माप सकते हो। और ओम मीटर से हम लोग क्या नापते हैं बेटा? प्रतिरोध नापते हैं। और अगला इंस्ट्रूमेंट की बात अगर करें हम लोग, देखिए अगला इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा मैगर। क्या हो जाएगा? मैगर। तो मैगर से क्या नापते हैं? तो याद रखिएगा, मैगर से हम लोग उच्च प्रतिरोध नापते हैं। मैगर से क्या नापते हैं? उच्च प्रतिरोध। उच्च प्रतिरोध का मतलब हो गया कुचालक का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से एक हुआ मीटर जिससे धारा मापते हैं, दूसरा हुआ वोल्ट मीटर जिससे वोल्टेज, विभव या विभवांतर नापते हैं, और तीसरा हो गया ओम मीटर जिससे प्रतिरोध नापते हैं, और चौथा हो गया आपका मैगर जिससे हम लोग उच्च प्रतिरोध है या कह सकते हैं कुचालक का प्रतिरोध मापते हैं। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 5। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। बात सही है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और संयोजन की अगर बात करें कि वोल्ट मीटर जो है किस क्रम में संयोजित होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में जोड़ा होता है। इस प्रकार से देखिए, मान लो बैटरी है और यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो इस तरह से वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा होगा। एक तरफ से प्लस, दूसरी तरफ से माइनस लाइन का प्रवेश इसमें होती है। ठीक है। और यही अगर बात करें हम लोग आमीटर का, किसका बात करें? आमीटर का, तो आमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो शून्य होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? शून्य होता है। और इसका संयोजन की बात करें अगर परिपथ में, तो आमीटर जुड़ा हुआ होता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में होता है। इस प्रकार से होता है। देखिए यह इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया इस प्रकार से, ऐसे।
और यहीं पर आपका जो है आमीटर बैठा होता है, आमीटर बैठा होता है। तो याद कर लीजिएगा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, समानांतर क्रम में जुटेगा, जबकि आमीटर जो है उसका प्रतिरोध शून्य होगा और श्रेणी क्रम में जुटेगा। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 की ओर। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। राइट, सही बात है। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेला महोदय ने किया था। अब बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं। देखिए, बैरोमीटर इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, नीचे में यहीं पर पारा भरा हुआ रहता है, इसमें कुछ विशेष प्रकार का रीडिंग होता है। इसमें क्या भरा हुआ रहता है? पारा भरा हुआ रहता है। जब यहाँ से प्रेशर पड़ता है इस ब्लाडर पर, तो पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एक्चुअली में याद रखिएगा, यहाँ पर पारा की ऊंचाई STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या NTP पर जो प्रेशर होता है उसकी पारा की ऊंचाई होता है 76 सेंटीमीटर कह सकते हो, या 760 मिलीमीटर कहिएगा। पूछेगा कि सामान्य दाब में, सामान्य दाब पर पारा की ऊंचाई, पारा की ऊंचाई तो 76 सेंटीमीटर, या कहिएगा 760 मिलीमीटर। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, एक बार का मतलब, एक बार में समझते हैं BAR, बार, बार मतलब जो है वायुदाब का मात्रक है। बार किसका मात्रक है? वायुदाब का मात्रक है। और पास्कल भी जो है दाब का मात्रक है। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एक बार बराबर होता है 10 का पावर कितना? 5 पास्कल होता है। नोट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए चलते हैं अब पॉइंट नंबर 8 की ओर। एक रिम में 20 दस्ता होता है। राइट, सही बात है। एक रिम पेपर लेंगे तो उसमें कै दस्ता होता है? एक रिम में 20 दस्ता, 20 दस्ता होता है। एक रिम में कै दस्ता? 20 दस्ता। और एक दस्ता में जो है 24 गो पेपर होता है, 24 गो पेपर होता है। तो इस प्रकार से एक रिम में कितना पेपर हो गया जी? तो 24 गुने 20 मतलब 24 दूनी 48, 480 गो हो गया। तो कोई पूछेगा कि एक रिम में कितने सीट होते हैं? तो 480 सीट होते हैं। याद रखिएगा बेटा, एक रिम में 480 सीट होते हैं। कितने होते हैं? 480 सीट होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक फैदम में कितने फीट? तो 6 फीट होता है। एक फैदम में 6 फीट होगा। फैदम यूनिट का जो हम लोग प्रयोग है, इसका प्रयोग करते हैं समुद्री गहराई, समुद्री गहराई मापने में। समुद्री गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फैदम का। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है फैदोमीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? फैदोमीटर। पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, कार्य का, उष्मा का, ऊर्जा का डायमेंशन होगा ml² T इनवर्स 2। बात सही है। देखिए, आप बताए थे थोड़ा देर पहले कि कार्य का, उष्मा का, ऊर्जा का, बल, घूर्ण का, सबका यूनिट भी जूल होता है, एक ही होता है, इसलिए डायमेंशन भी सबका एक ही होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 11 की ओर। पृथ्वी विकिरण विधि से गर्म होती है। कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे आप लोग को। हमारी जो पृथ्वी है, समझ गए, यह गर्म होगा विकिरण विधि से। कुछ कुछ पॉइंट है जो लिख दे रहे हैं हम, देखिए। विकिरण से क्या क्या होगा? विकिरण विधि से, फिर हो गया संवहन विधि से, और एक हो गया चालन विधि से। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेडिएशन। क्या बोलेंगे? रेडिएशन, रेडिएशन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कन्वेक्शन, और इसको बोलेंगे कंडक्शन, कंडक्शन बोलेंगे। रेडिएशन में गर्म होगा क्या क्या?
धरातल, धरातल जो गर्म होती है वो रेडिएशन से गर्म होगा। समुद्र या सागर की बात करें, यह सारा जो है किससे गर्म होगा? रेडिएशन से गर्म होगा। मतलब धूप से जो भी गर्म होने वाला होगा सब क्या होगा? रेडिएशन होगा। संवहन में आप नाम ले सकते हैं वायुमंडल का, नाम ले सकते हैं किसी द्रव का। और द्रव कैसा होना चाहिए? बर्तन में, अगर बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं चूल्हा के सहारे, तब जो है क्या होगा? संवहन होगा। चालन में खास करके ठोस में काम होता है, समझ गए? जैसे बर्तन का गर्म होना, बर्तन का गर्म होना, बर्तन का डंठल गर्म होना, सब में चालन विधि लागू होती है। चलिए अब हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 12। बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरा का ताप बढ़ जाता है। राइट, बंद कमरा में पंखा चलाइएगा ना तो क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वह जो है से हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यांत्रिकी ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। आप अपने दोनों हाथ को रगड़ कर देखिए, हाथ गर्म होता है ना, ठीक उसी प्रकार से अगर पंखा में, अगर बंद कमरा में पंखा चलाएंगे तो पंखा हवा मथाते मथाते और पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसीलिए बंद कमरा में कभी पंखा ना चलाइएगा। बंद कमरा पंखा चलाइएगा तो धीरे धीरे कमरा का ताप और क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। 13 पॉइंट देखिएगा। स्वास्थ्य मानव शरीर का ताप जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या एक मान और लिख लीजिएगा 310 केल्विन होता है। और 98.6 को हम लोग डॉक्टरी माप भी कहते हैं। डॉक्टरी माप, डॉक्टर वगैरह जो टेम्परेचर बॉडी का नापता है वो फ़ारेनहाइट पर ही नापता है, और स्वस्थ बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वायुमंडल गर्म होगा किस विधि से? संवहन विधि से भी डिस्कस किए थे। संवहन विधि में वायुमंडल गर्म होगा। बर्तन में चाय पानी कुछ भी करिएगा संवहन विधि से गर्म होगा। मतलब चूल्हा से हीट दे करके किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो वह संवहन विधि से गर्म होगा। धूप से जितना भी चीज गर्म हो रही है, धूप से जो भी वस्तु गर्म हो रहा है, चाहे पृथ्वी के धरातल हो या बर्तन हो, कुर्सी टेबल, कुछ भी धूप से गर्म हो रहा है तो वह बोलेंगे कि विकिरण विधि से हो रही है। पॉइंट नंबर 15 देखिए, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी काम करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि इस प्रकार से लाइट है ना परावर्तित होकर आगे की ओर बढ़ते चला जाता है और इमेज आगे तक हम लोग देख पाते हैं। अगर पता है यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो अपने आंख से आप यहाँ से भी इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं किसी पाइप के द्वारा। लेकिन पाइप यह फाइबर का बना होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ठोस होना चाहिए, खोखला नहीं होनी चाहिए, ताकि इस प्रकार से रे जो है रिफ्लेक्टिव होकर आगे बढ़ता चला जाए। तो इंडोस्कोपी में होता क्या है कि आपके बॉडी के एनल के द्वारा, एनल मतलब होता है मल द्वार के द्वारा, एक फाइबर पाइप को अंदर डालता है पेट में। पहले बड़ी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर अमाशय में जाएगा और अंदर के जितना भी चित्र है, फोटो है, सबको फोटो खींच के लाता है। जिससे लाभ क्या है इंडोस्कोपी से कि पेट में अंदर जो भी कमी है, मान जख्म बना लिया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसका सारा का फोटो हम लोग के पास में प्राप्त हो जाता है इंडोस्कोपी से। इंडो मतलब हो गया अंदर, स्कोपी मतलब होता है देखना, मतलब अंदर देखना। शरीर के अंदर जो आहार नाल है उसको में अगर कोई इस प्रकार का जांच करना हो तो हम लोग इंडोस्कोपी करते हैं। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 16। मानव के लिए श्रवण आवृत्ति प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। याद रखिएगा बेटा, देखिए 20 हर्ट्ज से अब 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज तक ये जो आवाज देख रहे हैं, इस आवाज को मानव सुन सकता है, इसीलिए इसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। इससे पार जो होता है उसका नाम है प्राश्रव्य। क्या नाम है? प्राश्रव्य। मानव इस साउंड को नहीं सुन सकता है। छोटे
छोटे एनिमल जैसे हो गया कुत्ता, बिलाई, कीट पतंग वगैरह इसको सुन सकता है। और 20 से नीचे वाले को बोलते हैं अवसरव्य। क्या बोलते हैं? अवसरव्य। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 17 नंबर पॉइंट, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है। देखिए दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पिछले पढ़ाए थे 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। हर गाइड में यह मान अलग अलग मिलेगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहिएगा तो 3.9 गुने 10 का पावर -7 मीटर होगा, और इधर हो जाएगा 7.8 गुने 10 का पावर -7 मीटर हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा हो गया दृश्य प्रकाश का। इतना पर जो 3900 एंगस्ट्राम है, इस पर हमारा बैंगनी प्रकाश होता है। कौन होता है? बैंगनी प्रकाश। अब 7800 पर होता है लाल प्रकाश। दोनों की अगर एवरेज की बात करें तो मोटा मोटी हम लोग राउंड फिगर में 6000 एंगस्ट्राम लेते हैं। तो दृश्य प्रकाश का औसत तरंग दैर्घ्य हो जाएगा 6000 एंगस्ट्राम, और रेंज में हो जाएगा 3900 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम। 7800 एंगस्ट्राम से जो पार होगा उसको हम लोग कहते हैं अवरक्त प्रकाश। क्या कहते हैं इसको? अवरक्त प्रकाश। और 3900 से जो नीचे होता है उसको हम लोग कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश। क्या कहते हैं उसको? पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए पॉइंट नंबर 18। अब हम लोग पॉइंट नंबर 18 देखते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। बात समझ रहे हैं? देखिए तो रॉकेट और नाव, रॉकेट और नाव काम करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, या कह सकते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर। ये दो सिद्धांत लागू होता है, याद रखिएगा। संवेग संरक्षण सिद्धांत या न्यूटन गति का तृतीय नियम जो है ना बाबू, ये बताता है कि किसी वस्तु के पर क्रिया होता है तो उतने ही मात्रा में ठीक प्रतिक्रिया होती है। मतलब उल्टा होता है। जैसे देखो मान लो कि यह नाव का सीन बनाया गया है। देखिए नाव ही है, तो अगर आप 20 न्यूटन फोर्स से नीचे मारिएगा तो 20 न्यूटन फोर्स से हमारा नाव कहाँ जाएगा? आगे जाएगा। तो जितना फोर्स पीछे लगाएंगे उतने फोर्स आगे जाएगा। यही है संवेग संरक्षण सिद्धांत या न्यूटन का गति का तीसरा नियम। अब करते हैं पॉइंट नंबर 19। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। बात सही है। अगर डायनेमो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, लेकिन इसका ठीक उल्टा होगा मोटर। इसका ठीक उल्टा कौन होगा? मोटर जो है यह क्या करेगा कि विद्युत ऊर्जा को, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देगा किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आया? और डायनेमो को हम लोग जनित्र भी लिखते हैं। डायनेमो क्या लिखेंगे? जनित्र भी लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 20। श्रुति निर्बाध सीमा 1/10 सेकेंड मतलब 0.1 सेकेंड होता है। श्रुति निर्बाध सीमा का मतलब हुआ कि हमारे कान में कोई भी आवाज आता है, जैसे मान लो कि हमारा एक कान है, तो हमारा कान में कोई भी आवाज गया तो यहाँ पर होल्ड करेगा। आवाज जो है 0.1 सेकंड तक क्या करेगा? होल्ड करेगा। मतलब आवाज गूंजते रहेगा। इसी टाइम को हम श्रुति निर्बाध सीमा कहते हैं। और इसी प्रकार से एक और होता है दृष्टि निर्बाध या निर्बंध। दृष्टि निर्बाध या निर्बंध सीमा, समझ गया? वो भी होता है 0.1 सेकेंड का। इसमें क्या होता है कि हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उसका इमेज हमारे आंखों पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट 21 नंबर पर।
आर्किमिडीज यूनान के रहने वाले थे। आर्किमिडीज कहाँ के? यूनान। यूनान का मतलब हुआ ग्रीस के रहने वाले थे। और ये पता है बेटा, आर्किमिडीज को याद रखिएगा, लंगटा वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। लंगटा वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस समय ये अपेक्षिकता का सिद्धांत खोज किए थे यूनान में, उस समय इनके बॉडी पर कोई वस्त्र नहीं थी, इसीलिए इनको नाम पड़ गया लंगटा वैज्ञानिक। 22 और पॉइंट यहाँ है, सॉरी ध्यान नहीं दिए। चलो 23 पढ़ते हैं। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, जो कि पीछे पॉइंट में हम कर चुके हैं। 24 नंबर, विद्युत फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट हम नाम लिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का जो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। एक हो गया फ्यूज, और दूसरा हो गया रेगुलेटर, और एक हो गया स्विच। यह तीन इंस्ट्रूमेंट जो है अनिवार्य इंस्ट्रूमेंट, फ्यूज, रेगुलेटर और स्विच, तीनों को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वर्षा संघनन का उदाहरण है। संघनन का मतलब होता है बेटा कि गैस को जब कूल करिए, ठंडा करिएगा, तो गैस से द्रव बनने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन बोलते हैं। तो वायुमंडल में जलवाष्प जो है गैस के रूप में है, और वही ठंडा होकर के द्रव बन जाता है, यानी पानी बन जाता है और बरसना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से संघनन का उदाहरण वर्षा ही नहीं है। संघनन का उदाहरण वर्षा ही नहीं है, बल्कि कोहरा जो ठंडा के मौसम में गिरता है, कोहरा मतलब कुहासा, कोहरा कहिए, कुहासा कहिए, शीतलहरी कहिए, शीतलहरी, ये सारे जो है आपका संघनन का उदाहरण है। अब करते हैं पॉइंट नंबर 26। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती। बिल्कुल, देखो अवतल दर्पण का अगर अवतल दर्पण बनाइएगा तो कहीं न कहीं इसका फोकस दूरी फिक्स होगा। अगर उत्तल दर्पण बनाइएगा तो कहीं न कहीं इसका भी फोकस क्या होगा? फिक्स होगा। समझ गया? लेकिन समतल दर्पण में एकदम सामना सामनी होता है, ऐसे लाइट आया, ऐसे लाइट जा रहा है, इसीलिए इसका फोकस क्या मानेंगे? अनंत मानेंगे, कहीं भी इसका फिक्स पॉइंट नहीं होती है। अब करते हैं पॉइंट नंबर 27। मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता होती है 25 डायोप्टर। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब फोकस बढ़ेगा तो पावर घटेगा, जब फोकस घटेगा तो पावर बढ़ेगा। फोकस और पावर में उल्टा संबंध होता है। तो आंख के लिए, किसी भी स्वस्थ आंख के लिए जो न्यूनतम फोकस दूरी है, स्वस्थ आंख के लिए जो न्यूनतम फोकस दूरी है वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर पावर निकालिएगा अधिकतम पर, चूंकि फोकस मिनिमम है, फोकस क्या है? मिनिमम है, तो पावर मैक्सिमम प्राप्त होगा। तो 1/25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर न है तो मीटर में करने के लिए 100 से भाग पड़ेगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा। 100/25, 25 चौका कितना होगा? 100, यानी 4 डायोप्टर आंसर होगा। तो स्वस्थ मानव का अधिकतम क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर, और मिनिमम दूरी होना चाहिए फोकस दूरी कितना? 25 सेंटीमीटर। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने आंख से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखते हैं तो आपको आंख पर भार पड़ेगा और आंख आपको दर्द देगी और धीरे धीरे खराब भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी आप लोग सुत करके मोबाइल न देखें और सुत करके कभी न पढ़ें। इससे क्या होती है कि वस्तु जो हो जाता है, मोबाइल का स्क्रीन या बुक वगैरह, आपके आंख से बहुत नजदीक हो जाता है, जिससे आंख को एडजस्ट करने में बहुत भार पड़ती है।
अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पॉइंट नंबर कितना 28 की ओर। तो 28 पॉइंट भी देख चुके हैं अभी जस्ट अभी कि स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। याद हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 29 देखिएगा, परिदर्शी प्रकाश परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परिदर्शी, परिदर्शी का मतलब होता है पेरिस्कोप। परिदर्शी का मतलब हो गया पेरिस्कोप, मतलब बंद घर से बाहर के चीजों को देखने के लिए जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग पेरिस्कोप करते हैं। जैसे मान लो कि यह बंद घर है और हमको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तब कैसे देखेंगे? इस कंडीशन में ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, देखिए इस प्रकार से, खास करके इसका उपयोग तोप वगैरह में होता है। ऐसा ही और ई बैंड पर प्लेन मिरर लगा होता है, प्रत्येक बैंड पर एक प्लेन मिरर होगा और वो भी जो मिरर होगा उसके लिए एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा पेरिस्कोप में प्रत्येक बैंड पर प्लेन मिरर का प्रयोग होगा, प्लेन मिरर का प्रयोग होता है, समझ गए। और प्लेन मिरर में दर्पण कितना डिग्री कोण पर लगा होता है, 45 डिग्री कोण पर लगा हुआ होता है। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 30, किसी वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बनती है। रेटिना के पीत बिंदु, याद रखिएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख में, रेटिना पर। आंख का 3 गो लेयर मुख्य रूप से होता है बाबू। एक होता है जिसका नाम है श्वेत पटल, इंग्लिश में बोलेंगे स्क्लेरेटिक, और दूसरा होता है कोरायड, हिंदी में बोलेंगे रक्तक पटल। हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्तक पटल। और तीसरा होता है रेटिना। तीसरा क्या होता है? रेटिना। किसी वस्तु का इमेज जो है रेटिना पर ही बनता है। प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? रेटिना पर ही बनता है। और रेटिना का निर्माण जो है 2 प्रकार के तंतु से हुआ है, शंकु से और छड़ से। शंकु जो है से रंग को पहचानता है और छड़ जो है प्रकाश को पहचानता है। एकदम वीवीआई पॉइंट है, नोट कर लेना इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 31 नंबर पर। एसआई पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है, राइट। एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को वैज्ञानिक पद्धति इसलिए कहते हैं कि एसआई पद्धति का गठन में मुख्य भूमिका किसका था? वैज्ञानिक लोग का था। और वैज्ञानिक कार्यक्रम में जितना भी यूनिट यूज होता है वो सब एसआई यूनिट ही यूज होता है। और एसआई का आधार की अगर बात करें कि किसको आधार माना गया है, तो आधार माना गया है एमकेएस को। क्लियर हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 32 देखेंगे, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। देखिए सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? डायन। और एसआई पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। क्लियर हो गया। 33 और पॉइंट देखिएगा, नाउ न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर पीछे डिस्कस किए हैं। तृतीय नियम कहिए या कह सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। चलिए 34 और पॉइंट देखिएगा, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को माना जाता है। देखो बाबू फिजिक्स में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे खोज किए, रिसर्च किए, लेकिन फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में विकास करने का श्रेय किसका है? न्यूटन का है। किसका है? न्यूटन का है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। विद्युत धारा में दिशा होते हुए भी अदिश राशि है। बिल्कुल, देखिए विद्युत धारा में दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन जानते हैं यह जो है अदिश राशि है। पता है क्यों है? क्योंकि यह जो है ट्रेंगल ला या चतुर्भुज ला, ट्रेंगल या चतुर्भुज ला का पालन नहीं करता है, नियम का पालन नहीं करता है। इसीलिए विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 36 की ओर। मूल राशि को आधारी राशि के नाम से जाना जाता है।
मूल राशि को क्या कहते हैं? आधारी राशि, मतलब आधार, बेसिक। क्योंकि दुनिया का जितना भी राशि का निर्माण हुआ है सब मूल राशि के आधार पर ही हुआ है, इसीलिए इसको कहा गया है आधारी राशि। अब इसकी संख्या कितना है? इसकी संख्या है 7। अगर सब की बात कर ले, देखिए पहला हो गया आपका लंबाई, पहला क्या हो गया? लंबाई। दूसरा की अगर बात करें तो दूसरा हो गया द्रव्यमान, और तीसरा हो गया आपका समय, और चौथा हो गया आपका ताप, और पांचवा हो जाएगा आपको विद्युत धारा, छठा हो जाएगा आपको ज्योति तीव्रता, और 7 में हो जाएगा आपको पदार्थ की मात्रा। 7 में क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा। तो इस प्रकार से 7 मूल राशियों का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं कि कौन सा मूल राशि है, कौन सा मूल राशि नहीं है। यही सिर्फ 7 गो मूल राशि है। और एक पॉइंट और याद रखना बेटा कि देखो लंबाई जो है ना, इसी लंबाई में क्या क्या आता है देख लीजिए। दूरी लंबाई में आएगा, मोटाई की अगर बात करें, मोटाई या मोटाई इसी में आएगा। गहराई की बात करें, गहराई तो लंबाई में आएगा। त्रिज्या भी जो है लंबाई में आएगा। व्यास भी जो है एक प्रकार की लंबाई में आएगा। विस्थापन भी एक प्रकार का लंबाई में आएगा। परिमाप भी एक प्रकार का लंबाई में आएगा। समझ गए? चाप कर्ण भी एक प्रकार की लंबाई ही है। तो इस सब पर ध्यान दीजिएगा, ये सब फंडामेंटल में ही हो जाएंगे। चलिए मूल राशियों की संख्या 7 है, पॉइंट कर लिए। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 38 की ओर। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। बेटा याद रखना है टेम्परेचर का टेम्परेचर जो है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? ताप। टेम्परेचर के ये डिग्री सेल्सियस का प्रयोग करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं, केल्विन का प्रयोग करते हैं, डिग्री र्यूमर का प्रयोग करते हैं, और डिग्री रैंकिन का प्रयोग करते हैं। 5 स्केल हम लोग यूज करते हैं। 3 गो इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो एसआई में किसको माना गया? केल्विन को। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में ज्यादातर किसका यूज हो रहा है? डिग्री सेल्सियस को। अगर मेडिकल क्षेत्र की बात करें, मेडिकल क्षेत्र का, तो मेडिकल में यूज हो रहा है किसका? फ़ारेनहाइट का हो रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो हमारा बॉडी का टेम्परेचर याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या 310 केल्विन होगा। याद रखिएगा। अगर हम पानी की हिमांक और क्वथनांक की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे बात को? अब फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन टू 373 केल्विन। र्यूमर में बात करें तो 0 डिग्री र्यूमर से लेकर के 80 डिग्री र्यूमर होगा। रैंकिन में बात करेंगे तो 492 डिग्री रैंकिन से लेकर के 672 डिग्री रैंकिन होगा। इस प्रकार से पानी का हिमांक और क्वथनांक है। समझ गया? देखो इसको, अगर कोई आपसे पूछे कि पानी कितना डिग्री पर जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कह सकते हो, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कह सकते हैं, 273 केल्विन पर कह सकते हैं, 0 डिग्री र्यूमर पर कह सकते हैं, या 492 डिग्री रैंकिन भी कह सकते हैं। पानी किस ताप पर उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस बोलिए, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, 373 केल्विन बोलिए, 80 डिग्री र्यूमर बोलिए, 672 डिग्री रैंकिन बोलिए, सब एक ही है। मतलब सेल्सियस पर 0, फ़ारेनहाइट पर 32, केल्विन पर 273, र्यूमर पर 0
और रैंकिन पर 492 ये आपस में बराबर है। इसको एक बार फिर से समझो आप। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कहेंगे 273 के लिए बराबर कर लेंगे। 0 डिग्री रैंकिन र्यूमर बराबर बोलेंगे 492 डिग्री रैंकिन बोलेंगे। ये हो गया सब, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया बेटा आपका पानी का हिमांक। ये सब क्या हो गया, पानी का हिमांक हो गया। अगर हम बात करें ऊपर की ओर तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 373 केल्विन बराबर 80 डिग्री र्यूमर बराबर हो जाएगा 672 डिग्री रैंकिन हो जाएगा। और यह पता है क्या है, पानी का क्वथनांक है। यह क्या है बेटा, पानी का क्वथनांक है। तो ये सब पूरा नोट कर लीजिएगा, समझ गए। टेम्परेचर चेंजिंग में बहुत ही काम आएगा। अगर हम बात करें टेम्परेचर चेंजिंग फार्मूला की तो उस फार्मूला को भी आप लोग देख लीजिए। यूज कीजिए सेल्सियस बटा 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा 180 बराबर केल्विन माइनस 273 बटा 100 बराबर आप यूज करिए र्यूमर बटा 80 बराबर यूज कीजिए आप रैंकिन माइनस 492 बटा 180। नीचे जीरो सब में है तो चाहे तो आप जीरो को काट सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी के आधार पर पांचों में टेम्परेचर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 39। ठोस कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, अस्टेरेडियन। अगर आपसे समतल कोण का मान पूछे कि समतल कोण जो से हम लोग आयत बनाते हैं ना, तो उसका हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा, RAD रेडियन। 40 नंबर पॉइंट देखिए, किसी संख्या का बीमा नहीं होता है। किसी भी संख्या का बीमा नहीं होता है, याद रखिएगा। अब एक उदाहरण से आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि आपको चाल का डायमेंशन निकालना है तो फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस के लिए L लेंगे, टाइम के लिए T लेंगे। अगर T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा LT इनवर्स E। ये हमारा चाल का डायमेंशन हो गया। चाहे तो आप M आगे लगा सकते हैं ऐसे, M0। अगर डायमेंशन में 3 फॉर्म होता है M L T, ये तीनों में अगर जो अपसेंट रहेगा उस पर पावर 0 दे के ला सकते हैं। जैसे LT इनवर्स हुआ, इनवर्स किसको पढ़ते हैं, पावर माइनस वाले को। अगर 2 रहेगा तो इनवर्स 2 पढ़िएगा। ऐसे मान लिखा हुआ है x का पावर -2 तो इनवर्स 2, x का पावर -3 तो इनवर्स 3, लेकिन सिर्फ 1 है तो इनवर्स बोल दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से चाल का डायमेंशन हो जाएगा M0 LT इनवर्स 1 हो जाएगा। किसका, चाल का। लेकिन अगर हम लोग निकालना चाहें किसी और का, खास करके काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मतलब 1/2 गुने मास, मास के लिए m, और वेग के लिए होता है LT इनवर्स का स्क्वायर। तो 1/2 गुने m गुने क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर और T इनवर्स 2। दैट मीन्स कभी नहीं लिख सकते हैं इस प्रकार से। 2 ऊपर जाएगा बट्टा से ऊपर तो 2 का पावर -1 L T इनवर्स 2। सिर्फ डायमेंशन A वाला होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन निकालते समय फॉर्मूला में कोई संख्या है भी तो उसको आप छोड़ दीजिए, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 41 की ओर। विशिष्ट घनत्व का मात्रक एवं बीमा नहीं होता है। देखिए विशिष्ट घनत्व का मात्रक बीमा नहीं होता। जितना भी अपेक्षिक पॉइंट होगा, तुलनात्मक चीज जितना भी होगा
उसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई बीमा नहीं होता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का वजन मास अगर 50 केजी है तो यहाँ पर यूनिट केजी होगा, लेकिन हम कहें कि ए जो है बी का आधा है, ए जो है बी का क्या है, आधा है, तो यहाँ पर कोई यूनिट ना होगा क्योंकि कंपेयर देन में है। इसी प्रकार से विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकलता है, स्पेसिफिक डेंसिटी, इसका होता है फॉर्मूला पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व, पानी का घनत्व यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ कोई मात्रक नहीं बचेगा, न कोई डायमेंशन बचेगा। समझ लिए। चलिए कुछ राशि याद रखिएगा कि इसका एक आवर्धन भी है, लाइट चैप्टर में आवर्धन, जिसका मात्रक बीमा नहीं होता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए पृथ्वी का, यहाँ सूर्य है और पृथ्वी इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है, तो यहाँ जब पृथ्वी पहुंचेगी तो दूरी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ जब पृथ्वी पहुंचेगी दूरी कम होती है। इस प्रकार से लो दूरी मतलब लो डिस्टेंस हाई डिस्टेंस, तो हम लोग एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे कि दोनों का जोड़ के एवरेज निकाल देंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो एवरेज दूरी होती है, औसत जो दूरी होती है, उसको खगोलीय इकाई कहा जाता है। अब पृथ्वी के लिए सूर्य से औसत दूरी हम लोग मोटा मोटी 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कोई पूछे आपसे कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है, तो लगभग बोलिएगा 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर 1496 होता है। चलिए अब करते हैं आगे पॉइंट नंबर 43। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है बेटा, पार्शिक होता है, और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, बात सही है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और सबसे ज्यादा ग्रह किसका है, तो सबसे ज्यादा ग्रह है किसका, बृहस्पति का। सबसे अधिक उपग्रह किसका है, बृहस्पति का। और किसका उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह, कौन ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दो ग्रह जो है दोनों निपुत्तर है। निपुत्तर का मतलब इसका एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। तो किस दो ग्रह का उपग्रह नहीं है, बुध का और शुक्र का, और दोनों सूर्य के लगातार है। यहाँ पर अगर सूर्य है तो इसके बगल में बुध है, और उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन है जी, शुक्र है। पता है शुक्र के निकट बुध है, बुध के बाद शुक्र है, लेकिन यही जो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। हालांकि आप लोग मन में डाउट होगा कि बुध को होना चाहिए था, लेकिन कुछ अलग कारण बन जाता है, यहाँ हम डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए अब हम लोग करेंगे पॉइंट नंबर 45। गति समीकरण का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। याद रखिएगा, मिस्टेक कभी न हो आप लोग से। गति का अगर नियम पूछा जाए तो गति का नियम में हमेशा योगदान या नाम किसका आएगा, न्यूटन का। लेकिन गति समीकरण में नाम किसका आएगा, गैलीलियो का। यह डिफरेंस आपको माइंड में बैठना चाहिए। अब देखना है गति समीकरण कौन कौन है। तो एक हो गया v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा हो गया यू टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यह तीन गति समीकरण है, और इन्हीं तीनों समीकरण पर गति का टोटल न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं। क्लियर हो गया। जहां u का मतलब क्या होगा ये भी जान जाओ। u का मतलब हो गया प्रारंभिक चाल। u का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक चाल।
और भी का मतलब हो गया अंतिम चाल। भी का मतलब क्या हो गया बेटा? अंतिम चाल। एस का मतलब हो गया दूरी, और टी मतलब तो आप समझ ही रहे होगे क्या होगा? समय होगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 46 की ओर। ऊपर से गिरती हुई पिंड में एक समान त्वरण होता है जिससे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। बात सही देखो, अगर ये रोड है तो रोड पर अगर मान लो कि एक गाड़ी चल रही है ना, ये गाड़ी मान लो कि है, ये गाड़ी है, ठीक है। तो रोड पर जब गाड़ी चलती है तो इसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन मतलब चाल, ये आपके हाथ में है, आपके नियंत्रण में है, नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है। आप जितना चाहे गाड़ी की चाल बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे चाल को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये धरातल है और ये धरातल है और ये कोई बिल्डिंग है, मान लो ऐसे ऐसे है ना, बिल्डिंग है, और यहां से कोई ऐसे पत्थर आप गिरा रहे हो नीचे की ओर, तो इसका जो चाल होगा, इसका चाल किसी के कंट्रोल में नहीं है। एकदम चाल एक रंग के आएगा। इसीलिए यहां पर त्वरण भी एक रंग का होता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये स्मॉल जी से सूचित करेंगे इसको, और इसका जनरल मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुविधा के लिए आप चाहे तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान को रख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो, कभी रोड पर गाड़ी की चाल को बढ़ा घटा लोगे, लेकिन छत पर से कभी कूदो, आप अपन चाल को कम कर दो, धीरे धीरे गिरो, कभी हो सकता है? छत पर से गिरिए, पेड़ पर से गिरिए, आप अपने चाल को कम बेसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, एकदम फिक्स है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 47 देखिए, द्रव्यमान अस्थाई है जबकि भार क्या है? अस्थाई है। इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान अस्थाई है, मतलब नो चेंजेबल, नो चेंजेबल है, ये चेंज नहीं होगा। जबकि भार अस्थाई है, मतलब क्या हो जाएगा? चेंजेबल हो जाएगा। मतलब भार जो है परिवर्तित हो सकता है, भार परिवर्तित हो सकता है। देखिए, ये मान लो कि ये पूरा पृथ्वी की बात करें, किसी व्यक्ति का वजन अगर यहाँ 50 केजी है विषुवत रेखा पर, तो ध्रुव पर जाएगा ऊपर चाहे नीचे, तो यहाँ भी इसका मास 50 केजी रहेगा, क्योंकि मास द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है। लेकिन अगर भार की बात करें, ये 0 डिग्री है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अगर किसी का यहाँ भार जो है 60 न्यूटन है, तो यहाँ ध्रुव पर जाएगा तो ये 60 न्यूटन से प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो भार हमेशा चेंज होते रहता है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर अगर बात करें हम लोग, मून पर, तो यह जो है से मात्र 10 न्यूटन होगा। बात समझ रहे हैं? चंद्रमा पर जो भार होता है पृथ्वी पर भार का बटा 6 ही भाग होगा, तो कितना हो जाएगा? 60/6 कट जाएगा, 10 न्यूटन भार होगा। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर जो भार होगा वो चंद्रमा पर भार नापिएगा तो 6 भाग हो जाएगा। अब करते हैं पॉइंट नंबर 48। वृत्तीय पथ पर एक समान गतिशील पिंड में वेग चर जबकि चाल क्या होता है? अचर होता है। सबसे पहले समझिए, चर का मतलब होता है परिवर्तन। चर का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना। और अचर का मतलब होता है अपरिवर्तन। अचर मतलब क्या होता है? अपरिवर्तन होता है, ये समझ लीजिए। तो देखिए, वृत्तीय पथ पर कोई पिंड अगर ऐसे घूम रहा है सेंटर बना करके, इस पथ पर ऐसे पिंड है और लगातार ऐसे घूम रहा है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, समझ गए? तो देखिए, अगर गाड़ी लगातार 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, एक समान चाल से, देखिए एक समान चाल, एक समान वेग, तो वेग क्या कर रहा है? एक समान।
तो वेग एक समान है तो वेग तो कन्फर्म यहां पर क्या हो जाए, सॉरी वेग क्या कर रहा है, वेग का एक समान चाल से चल रहा है, एक समान वेग चल रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। लेकिन वेग किसको कहते हैं, देखिए वेग में डायरेक्शन होता है, पिंड जब यहाँ होगा तब वेग का दिशा यहाँ होगा, जब पिंड यहाँ होगा तब वेग का दिशा यहाँ होगा, जब पिंड यहाँ होगा तब वेग का दिशा यहाँ होगा। वेग डायरेक्शन पर डिपेंड करता है और वेग का डायरेक्शन प्रत्येक क्षण बदलते रहती है, इसीलिए वेग को किस में रखा गया है, चर में। वेग को चर में, और चाल नहीं बदलता है, इसीलिए चाल को कहां रखते हैं हम लोग, अचल में रखते हैं। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 49, एक रेडियन। रेडियन क्या है जी, बताए थे भी हम आप लोग को, समतल कोण का मात्रक है रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। तो एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री, मतलब 57.3 डिग्री कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेडियन बोलेंगे। अब करते हैं पॉइंट नंबर 50 और अंतिम पॉइंट है इस क्लास का। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण कब होगा समझिएगा, त्वरण का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बटा टी, मतलब अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटे टाइम, यही त्वरण का फॉर्मूला है। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, ये गाड़ी जो है यहाँ से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से, और यहाँ पर इसका गाड़ी का चाल हो गया 15 मीटर पर सेकंड और टाइम लगा 2 सेकंड टाइम लगा। तो ये बताइए त्वरण क्या होगा, 15 माइनस 5 बटा 2 यानी 10 बटा 2, 5 मरतबे कट जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हुआ। तो पॉजिटिव आया, मान पॉजिटिव आया, तब इसको नाम तो लोग त्वरण ही रखेंगे, समझ गए। लेकिन जब उल्टा कंडीशन में हो कि गाड़ी की चाल शुरू में 15 मीटर पर सेकंड है और बाद में गाड़ी की चाल घट गया ब्रेक लेने पर, कै सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद चाल घट गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 5 माइनस 15 होगा। अंतिम चाल कौन है, हमारा v2 है और हमारा v1 है, तो 5 माइनस 15 बटा 2, दैट मीन्स कह सकते हैं कि माइनस 10 बटा 2 यानी 5, मतलब माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। तो ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो मंदन कब होगा, जब गाड़ी का चाल घटेगा तब। गाड़ी का चाल घट रहा है तो मंदन होगा, चाल बढ़ रहा है तो त्वरण ही होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।